नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गन्स के बारे में। देखिए, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से लीग ऑफ नेशंस का डेवलपमेंट हुआ, किस पर्पस को वो फुलफिल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसका डिसोल्यूशन हुआ और उसकी जगह पर आया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लिया था, उसकी हिस्ट्री क्या थी उसको समझा था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन के बारे में, डिटेल में समझेंगे साहब। ठीक है जी। तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर। पहला है जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और छठा है यूएन सेक्रेटेरिएट। इन सभी को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला है जनरल असेंबली। देखिए, जनरल असेंबली किसी भी देश की जैसे पार्लियामेंट होती है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है, उसी तरीके से यूएन का जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है वो है जनरल असेंबली। यहाँ पर आपकी डिलिब्रेशंस होती हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं और हर एक कंट्री को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। जो भी मेंबर्स हैं यूएन के, वो बाय डिफॉल्ट जनरल असेंबली के भी मेंबर्स होते हैं और हर कंट्री के पास 5 रिप्रेजेंटेटिव्स यूएन जनरल असेंबली में ले जाने की इजाज़त होती है। लेकिन जब भी वोटिंग की बात आती है, बेशक हर कंट्री के 5 रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वोट हर कंट्री का एक ही होता है। ठीक है जी। आर्टिकल 18 में बताया गया है ईच मेंबर स्टेट हैज़ 1 वोट इन यूएन जनरल असेंबली। तो वोटिंग होती किस तरीके से? देखिए, जो भी ऑर्डिनरी डिसीजन मेकिंग होती है वो तो आपकी सिंपल मेजोरिटी से हो जाती है। ठीक है जी। सिंपल मेजोरिटी हो या 2/3 मेजोरिटी हो, हमेशा प्रेजेंट इन वोटिंग की होती है। मतलब जितने लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं जनरल असेंबली के अंदर, वही लोग, उसमें से ही आप सिंपल मेजोरिटी निकालोगे या फिर 2/3 मेजोरिटी। हमें टोटल मेंबरशिप से कोई लेना देना नहीं है। तो 2/3 मेजोरिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर होती है साहब। जैसे कि आपको अगर रिकमेंडेशन देनी है किसी भी सिक्योरिटी काउंसिल को या किसी स्पेशलाइज एजेंसी को, जो कि अगर कोई बहुत बड़ा थ्रेट है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर उसकी सिक्योरिटी या पीस को डिस्टर्ब करने के लिए, है ना, या फिर बजटरी कंसर्न्स हैं, या इलेक्शन के बारे में कोई भी आपको काम करना है, या फिर किसी भी मेंबर को आपको पार्ट बनाना है यूएन का, या किसी को सस्पेंड करना है या एक्सपेल करना है यूएन मेंबरशिप से, तो इस तरीके के जो भी मुद्दे होते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो कि जिसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है अगर आपको अपना डिसीजन लेना है यूएन जनरल असेंबली के अंदर। तो जो भी वोट दिया जा रहा है, नो वोट इफ ड्यू ऑन द मेंबर्स फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन इज मोर देन 2 ईयर्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी कंट्री ने अपने पिछले 2 साल का फाइनेंशियल ड्यू नहीं भरा है यूएन में, तो उसका जो वोट है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है जी। अब ये जो यूएन जनरल असेंबली है ये हर साल एक बार तो मिलती ही है, लेकिन इसके स्पेशल सेशंस भी कराए जा सकते हैं अगर जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के वो सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे, या फिर अगर जो यूएन के मेजॉरिटी स्टेट्स हैं वो एक रेजोल्यूशन लेके आए कि हमें एक सेशन चाहिए, तो ऐसे केसेस में सेक्रेटरी जनरल जो हैं यूएन के वो सेशन बुला सकते हैं। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले आर्टिकल 10 से लेकर 17 में इसके फंक्शन को डिफाइन किया गया है। सबसे पहला है इफ सिक्योरिटी काउंसिल इज डिस्कसिंग अ मैटर। देखिए, किसी भी मुद्दे को अगर सिक्योरिटी काउंसिल डिस्कस कर रही है तो उस मुद्दे को जनरल असेंबली कभी भी उसमें इंटरफेयर नहीं करती है, उसको डिस्कस नहीं करती है और ना ही अपनी रिकमेंडेशंस देती है सिक्योरिटी काउंसिल को, अनलेस इट इज रिक्वेस्टेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। अगर सिक्योरिटी काउंसिल खुद ही पूछ रही है, कोई भी रिक्वेस्ट कर रही है कि आप अपनी रिकमेंडेशंस दीजिए, तो दे सकती है, लेकिन अदरवाइज कोई भी इंटरफेरेंस जनरल असेंबली का सिक्योरिटी काउंसिल के काम में नहीं होता है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस ऑफ इंपॉर्टेंस हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल सिनेरियो में, उसके ऊपर ये रिकमेंडेशन देती है सिक्योरिटी काउंसिल को भी और जनरल असेंबली के यूएन के जितने भी मेंबर्स हैं उनको भी, अगर कोई भी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का मुद्दा है तो। ठीक है जी। और उसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं। उसके बाद अगर जो कोऑपरेशन की बात है, जब भी हम इंटरनेशनल पीस कैसे इंश्योर करेंगे, जब सारी कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करेंगे, तो इसका काम है कोऑपरेशन को प्रमोट करना इंटरनेशनल सिनेरियो में, ताकि सभी कंट्रीज पॉलिटिकल मैटर्स पे, इकोनॉमिक मैटर्स पे, या सोशल, कल्चरल, एजुकेशन या हेल्थ की फील्ड्स में सभी चीज़ों पर कोऑपरेट करें, है ना। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कल्चर, सारी चीज़ें जितनी भी आप सोच सकते हो जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस को अफेक्ट करती हैं, उन सभी पर कोऑपरेशन ज़रूरी है और उसी चीज़ को ये जो है प्रमोट करते हैं। उसके बाद प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इट्स कोडिफिकेशन। देखो साहब, किसी भी इंटरनेशनल लॉ को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पूरे के पूरे वर्ल्ड के बारे में डिसीजंस ले रहे हैं। तो जो समाज की अगर नीड्स समय के साथ बदल रही हैं, तो आपको भी अपने लॉ को चेंज करना होगा, डेवलप करना होगा और उसको कोडिफाई भी करना होगा। ऐसे नहीं कि आपने कह दिया कि आज से ये लॉ है तो लॉ है, नहीं, उसको कोडिफाई करो, लिखो, प्रॉपर चार्टर बनाओ, लोगों को बताओ कि ये आज से इस तरीके से हम यूएन के अंदर अपने रूल्स को फॉलो करेंगे, है ना। तो इसमें आपको जो जब भी आप इंटरनेशनल को डेवलप कर रहे हो तो कोडिफिकेशन करना है और मेजर जो आपका पर्पस है वो ये होना चाहिए कि जो भी ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन ना हो और
किसी भी जो इंडिविजुअल्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, उनके बीच में कभी भी आप डिस्टिंक्शन नहीं करोगे ऑन द बेसिस ऑफ रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन। ठीक है जी, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करोगे, उनकी फंडामेंटल फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करोगे। ये भी एक काम होता है यूएन जनरल असेंबली का। और इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल को आप एक एनुअल रिपोर्ट जो है सिक्योरिटी काउंसिल से रिसीव करते हो। स्पेशल रिपोर्ट्स भी अगर सिक्योरिटी काउंसिल दे रही है तो उन्हें भी रिसीव करते हो, और बाकी जो ऑर्गन्स है यूएन के उनकी भी रिपोर्ट्स को आप रिसीव करते हो। क्यों जनरल असेंबली ही रिसीव कर रही है? क्योंकि यही एक ऐसा पार्ट है यूएन का जहां पर कि यूएन के सभी मेंबर्स बाय डिफॉल्ट जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जहां पर कि लिमिटेड मेंबरशिप है। तो यहाँ पर सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं यूएन की वो सारी रिसीव करी जाती हैं और उन पर डिस्कशन किया जाता है। ठीक है जी, और जो भी बजट रिलेटेड स्टफ होता है वो भी यूएन जनरल असेंबली में ही डिसाइड होता है। ठीक है जी, अगला जो ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। आर्टिकल 23 से 32 के बीच में इसमें डिस्कशन किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें साहब, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं और इमीडिएट री इलेक्शन उनका हो नहीं सकता है। मान लो आप आज साल चल रहा है 2021, तो 2021-22 के लिए जो मेंबर्स को इलेक्ट किया गया है वो 22 के बाद दोबारा से इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे। अगला जो टर्म है वो नए मेंबर्स का होगा और उसके बाद वो वापस से आ सकते हैं, मतलब कि बीच में एक गैप देना पड़ेगा। ठीक है जी, अगर हम परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो जो लोग वर्ल्ड वॉर 2 में जीते थे उन्होंने अपने आप को परमानेंट मेंबर बना लिया था साहब। फ्रांस है, यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन जिसको आज हम रशिया कहते हैं, और यूके यानी ब्रिटेन और यूएसए, ये 4 कंट्रीज थे जो एलिट पावर्स का हिस्सा थे और यही परमानेंट मेंबर्स भी हैं। इसके अलावा चाइना एशिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कंट्री की जरूरत थी जो कि चाइना है। ठीक है जी, तो ये 5 मेंबर्स हमारे पास हैं, चाइना, फ्रांस, यूएसएसआर, यूके एंड यूएसए। आज हम यूएसएसआर को रशिया कहते हैं। ठीक है जी, 10 अदर नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, बदलते रहते हैं। इंडिया फिलहाल नॉन परमानेंट मेंबर है और अपनी 8th टर्म को जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। 8 बार इंडिया जो है यूएन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इलेक्ट हो चुका है। ठीक है जी, 8 बार का मतलब है 16 साल का पार्टिसिपेशन इंडिया का रहेगा अगर हम 2022 तक देखें तो। वोटिंग की अगर हम बात करें तो साहब 1 वोट पर मेंबर होता है, यानी कि टोटल 15 कंट्रीज हैं, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, तो 15 वोट्स हो गए। 15 वोट्स में से कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर तो 9 वोट्स कंपलसरीली आपको चाहिए फेवर में। लेकिन उसमें एक और प्रोविजन है वीटो पावर का। अगर कोई भी परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपके किसी भी डिसीजन को, जिसको 9 वोट्स मिल भी गए हैं, उसके खिलाफ वीटो डाल देता है ना, तो वीटो का मतलब है कि मैं इसको स्वीकृति नहीं देता हूं या इसको रोकना चाहता हूं, इस पर मैं डिसीजन नहीं दूंगा। तो ऐसे केस में वीटो पावर लगने के बाद उस डिसीजन को आप पारित नहीं कर सकते हो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास ये एक्सक्लूसिव पावर है कि वो किसी भी डिसीजन को रोक सकते हैं। ठीक है जी, और कभी भी अगर कोई भी ऐसी डिस्प्यूट डिस्कस करी जा रही है जिसके जो कंट्रीज़ हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा है लेकिन उन्हीं के बारे में वो डिस्प्यूट है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वोटिंग में। फॉर एग्जांपल इंडिया भी सिक्योरिटी काउंसिल का जो है मेंबर है और पाकिस्तान भी है, लेट्स से नॉन परमानेंट मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसी एक टाइम में ऐसा होता है कि इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है और कोई इशू ऐसा डिस्प्यूट है, कोई ऐसी डिस्प्यूट है जिसका डिस्कशन चल रहा है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के ही बीच में वो डिस्प्यूट चल रही है, तो इंडिया और पाकिस्तान उस वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है जी, पार्टीज टू डिस्प्यूट विल एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। अब फंक्शंस की बात करते हैं साहब। फंक्शन मेन तो यही है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। जब भी कोई वॉर हो रहा है, कोई इंटरनेशनल टेररिज्म का हिस्सा जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो रहा है, तो ऐसे केस में पीस कीपिंग ऑपरेशंस को कहाँ पर डिप्लॉय करना है, कौन डिप्लॉय करेगा, उसका कैसे खर्चा किया जाएगा, वो सारे चीज़ें जो है सिक्योरिटी काउंसिल ही देखता है, क्योंकि उस समय आपको वॉर जोन में इमीडिएट डिसीजंस की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा डिस्कशंस उसके ऊपर नहीं कर सकते हो। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए जब भी इमीडिएट डिसीजंस लेने होते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसके बाद जो भी इसकी एनुअल रिपोर्ट है, जो भी इसने पूरे साल में इस ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है, वो यूएन जनरल असेंबली को दी जाती है, और कोई भी स्पेशल रिपोर्ट है अगर दी जानी है तो वो भी जनरल असेंबली को दी जाती है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जो यूएन चार्टर में अलग अलग चैप्टर्स में कहीं कहीं पे दिए हुए हैं, उनके बारे में हम कभी फिर डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल में सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल को समझेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल साहब 54 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 18 मेंबर्स होते हैं जो कि 3 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है जी, हर साल 18 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं जिसका टर्म होता है 3 साल के लिए। तो 18 इस साल हुए, 18 अगले साल और 18 उसके बाद, तो टोटल हो गए 54। तीनों का 3 ईयर्स का टर्म होता है और हर साल ये जो है इलेक्शन होता रहता है। ठीक है जी, वोटिंग की अगर हम बात करें साहब,
और यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो री इलेक्शन है इमीडिएटली भी हो सकता है। मान लो इस साल आप इलेक्ट हुए हो एज अ कंट्री, एज अ मेंबर ऑफ दिस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो अगले साल भी आप फिर से इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। ठीक है जी, आपका जो 3 ईयर्स का टर्म है वो बढ़ जाए, मतलब 3 ईयर्स का टर्म खत्म होने के बाद आप नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट इमीडिएट ईयर है उसमें भी आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो और फिर से आपको 3 साल का टर्म मिल जाएगा। ठीक है जी। वोटिंग की अगर हम बात करें तो हर मेंबर का एक वोट है, जैसे कि होता ही है हर एक एजेंसी में यूएन में, और डिसीजन जो है वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ लिए जाते हैं। मेजर फंक्शंस एंड पावर्स की अगर हम बात करें आर्टिकल 62 से 66 में दी गई हैं। सब मेजर काम है स्टडीज़ करना और रिपोर्ट्स बनाना और उन रिपोर्ट्स को अलग अलग यूएन एजेंसीज में भेजना, है ना। जनरल असेंबली में भी आप भेज सकते हो, सिक्योरिटी काउंसिल में भी भेज सकते हो, और बाकी यूएन की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उसमें भी आप भेज सकते हो अलॉन्ग विद योर ओन रिकमेंडेशंस। भैया आपने कोई स्टडी करी, कोई रिपोर्ट बनाई और उसके साथ अपनी रिकमेंडेशंस भेज दी ताकि उस पर काम हो सके। तो आपका मेजर काम खुद इन्वॉल्व होना नहीं है, दूसरी एजेंसी से स्पेसिफिक मैटर्स में काम कराना है। तो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहाँ पर आप जो है रिपोर्ट बना सकते हो और रिकमेंडेशंस दे सकते हो? साहब इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशन, हेल्थ एंड रिलेटेड मैटर्स में आप रिपोर्ट्स बना सकते हो और रिकमेंडेशंस दे सकते हो। ठीक है जी। अब यहाँ पर इसके अलावा आपके क्या फंक्शंस हैं? आप सिक्योरिटी काउंसिल अगर आपको रिक्वेस्ट करती है किसी भी काम में अब मदद करने के लिए, तो आप उसकी मदद आपको करनी होगी। इसके अलावा जो भी कन्वेंशंस होते हैं जो कंट्रीज़ के बीच में इंटरनेशनल मुद्दों के ऊपर जो कि कॉमन प्रॉब्लम्स है सभी कंट्रीज़ की, वहाँ पर उन कन्वेंशंस का ड्राफ्ट बनाने के लिए भी जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को ही कहा जाता है, क्योंकि स्टडीज़ ये कर रहे हैं तो ड्राफ्ट भी यही बेटर बना सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा है अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस बनानी है किसी भी मुद्दे पर तो वो भी ये बुला सकते हैं, और जो भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज का जो काम होता है उसको कोऑर्डिनेट करने का काम भी इन्हीं को दिया जाता है, क्योंकि ये एक्टिवली इन्वॉल्व तो हो नहीं रही है किसी भी मिशन में, किसी भी प्रोग्राम में, ये तो बाकी ऑर्गन से काम कराने का ही इनका मेजर काम है, तो ये उनके काम को कोऑर्डिनेट करती हैं। ठीक है जी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आगे बात करते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल की। चैप्टर 12 में आर्टिकल 86 से 91 तक ये डिस्कस किया गया है। यहाँ पर साहब ट्रस्ट टेरिटरीज की बात हो रही है। कौन सी होती हैं ट्रस्ट टेरिटरीज? जो भी वर्ल्ड वॉर 2 में जो देश हारे थे उनके जो कब्जाए हुए बहुत सारी ऐसी टेरिटरीज थी जिसको वो ठीक से उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है जी, कुछ तो वो टेरिटरीज हैं। दूसरी वो टेरिटरीज हैं जिसको कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने अलग अलग टाइम पर जो है रूल किया है, उनके पास इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो अपना वेलफेयर सोच सकें, अपने आप को डेवलप कर सकें इकोनॉमिक, चाहे वो इकोनॉमिक टर्म्स में हो, चाहे वो पॉलिटिकल टर्म्स में हो, सोशल टर्म्स में हो, कल्चरल टर्म्स में हो, है ना। कोई भी उन्हें कभी भी सब्जुगेट कर सकता है, दबा सकता है। तो ऐसी जो टेरिटरीज हैं जिनका ना तो सेल्फ सस्टेनेंस जो है बहुत आसान है, और कोई भी जो कंट्रीज उन पर पहले से कब्जा कर रखे थे वो भी उनकी जो है देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी जो टेरिटरीज हैं या तो कंट्रीज अपनी मर्जी से उन्हें छोड़ देते हैं, या फिर किसी युद्ध में वो हार गए हैं और अब उनकी जो देखभाल नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे ले ली जाती हैं। तो ऐसे केसेस में जो ट्रस्ट टेरिटरीज हैं वो यूएन के सुपरविजन में फिर डेवलप करी जाती हैं। तो यूएन को जो दे दी गई थी ये ऐसी 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी शुरुआत में, जिनको कि यूएन का प्रोटेक्शन मिला, यूएन ने उसको डेवलप करने की कोशिश करी, या फिर यूएन या तो खुद करता है अपनी एजेंसीज के द्वारा, या फिर कुछ कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको उनकी जिम्मेदारी दे देता है। ठीक है जी। लास्ट जो ट्रस्ट टेरिटरी थी वो थी पलाऊ। पलाऊ जो है एक आइलैंड कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, ओशनिया कॉन्टिनेंट में, और इसको अलग अलग समय पर कभी स्पेन ने भी रूल किया है, जर्मनी ने भी किया है और जापान ने भी किया है, और ये अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनिंग कंट्री नहीं है। तो ये एक ट्रस्ट टेरिटरी था जो कि लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी था यूएन के सुपरविजन के अंदर। तो ये इसको इंडिपेंडेंस मिली 1994 में, और उसके बाद से ट्रस्टीशिप काउंसिल का हमारे पास कोई भी काम नहीं है, क्योंकि कोई ट्रस्ट टेरिटरी है ही नहीं। तो ये जो ट्रस्ट टेरिटरीज होती हैं उनको जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती सब सेल्फ सस्टेनिंग मेंबर में, सेल्फ सस्टेनिंग मैनर में, तो तब तक जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम रहता है, उसके बाद उसका कोई काम नहीं होता। तो आज की डेट में ट्रस्टीशिप काउंसिल का कोई भी काम नहीं है। जो भी 11 टेरिटरीज थी इसके पास उन सभी को डेवलप किया जा चुका है, उनको इंडिपेंडेंस भी दे दी गई है। बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हेग, नीदरलैंड के अंदर। ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस के, और इसका जो फंक्शन है वो ये फंक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स स्टैट्यूट। इनका अपना एक स्टैट्यूट है, यानी कि एक रिटर्न चार्टर ही आप एक तरीके से कह सकते हो, जिसके आधार पर ये काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जो भी यूएन के मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इसके स्टैट्यूट को भी इस आईसीजे के स्टैट्यूट की भी पार्टी होते हैं। ठीक है जी। जो भी स्टेट
विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ यूएन, अगर वो स्टैट्यूट के अंडर आना चाहता है, आईसीजे में अपना मुद्दा लेके जाना चाहता है, तो ऐसे केस में सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे यूएन जनरल असेंबली जो है डिसाइड करती है कि उस मेंबर को स्टैट्यूट के साथ जोड़ा जा सकता है या फिर नहीं, क्या वो आईसीजे की मदद ले सकता है या फिर नहीं। ठीक है जी। और ईच मेंबर ऑफ द यूएन अंडरटेक्स टू कंप्लाई विद द डिसीजन ऑफ आईसीजे इन केस टू विच इट इज़ अ पार्टी। तो कोई भी अगर यूएन मेंबर है, अगर वो अपनी डिस्प्यूट को आईसीजे के अंदर लेके जाता है, तो ऐसे केस में आईसीजे का जो भी डिसीजन होगा वो उस कंट्री को मानना होगा। ठीक है जी। नथिंग इन दिस यूएन चार्टर शैल प्रिवेंट मेंबर्स ऑफ यूएन। तो सब इस चार्टर, यूएन चार्टर के अंदर कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जो ये कहता हो कि आपको कोई भी अगर इंटरनेशनली डिस्प्यूट है आपके दो कंट्रीज़ के बीच में या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में, तो आपको आईसीजे में ही जाना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी कोई ट्रीटी हुई है कि आप कोई भी डिस्प्यूट में एक पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल में जाओगे जो कि आईसीजे नहीं है, तो आप उस ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। या फिर ट्रीटी नहीं भी है लेकिन आप म्यूचुअल कंसेंट से किसी और जगह पर अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहते हो, तो वहाँ उस तरीके से आप कर सकते हो। तो कोई भी बंदिश नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि आपको आईसीजे में ही जाना है। ठीक है जी। इसके अलावा जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को कभी भी कोई जुडिशियल एडवाइस चाहिए होती है लीगल मैटर्स के ऊपर, तो वो आईसीजे का जो है आईसीजे की मदद ले सकते हैं। और इसके अलावा जो भी यूएन की दूसरी एजेंसीज हैं जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा, तो उनको जनरल असेंबली का ऑथराइजेशन चाहिए होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एडवाइस लेने से पहले। ठीक है जी। इसके बाद आता है आप हमारा जो लास्ट प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन सेक्रेटेरिएट। ठीक है जी। आर्टिकल चैप्टर 15 आर्टिकल 97 से 101 में इसको डिस्कस किया गया है। इसमें बेसिकली जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं और उनका स्टाफ है वही आते हैं। जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के अंदर, उनको चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द यूएन भी कहा जाता है। ठीक है जी। क्योंकि मेजरली वही एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं। एक चेहरा चाहिए होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो है सेक्रेटरी जनरल। ठीक है जी। अपॉइंट करे जाते हैं बाय जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है जी। अगर अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं साहब, इनको एनुअल रिपोर्ट बनानी होती है जनरल असेंबली के लिए ऑन दी वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है पिछले एक साल में, उसकी रिपोर्ट जो है जनरल असेंबली में ये लोग ये पेश करते हैं। जो भी यूएन सेक्रेटरीट है यानी कि सेक्रेटरी जनरल प्लस उनके स्टाफ। और अगर कोई भी ऐसा मुद्दा है जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है, उसको ये सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखते हैं, है ना, ताकि जो है पीस और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा जा सके इंटरनेशनल सिनेरियो में। इसके अलावा इनकी जब भी इनको कोई ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है, तो ये किसी भी गवर्नमेंट की मदद नहीं ले सकते हैं। एक पर्टिकुलर स्टेट की, एक पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट की मदद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये जो सेक्रेटरी जनरल है ये भी एक पर्टिकुलर कंट्री का ही इंसान है। ये बायस हो सकता है किसी भी मुद्दे पर, और अगर किसी गवर्नमेंट की सलाह पर ये काम करेंगे तो जो एक गरिमा है इंटरनेशनल सिनेरियो में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन की, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। तो इनको अनबायस तरीके से काम करना होता है। किसी भी गवर्नमेंट की या किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी की जो कि यूएन का पार्ट नहीं है, उसकी ये मदद नहीं ले सकते हैं अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते समय। ठीक है जी। इसी के साथ हमारे जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूएन है वो समाप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।